दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इसमें ऐसे है कि जैसे जो लोग हैं वो मेरे से फ़ोन पे बात करते हैं, काफ़ी लोग मुझको फ़ोन करते हैं और अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन है जो कि बैंक बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट में क्या फ़र्क होता है और वो उसके क्या इम्पोर्टेंस है आपके वीज़ा के लिए। जैसे मैं ज़्यादातर कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात करता हूँ। ये जो बैंक बैलेंस का जो सवाल है ये सभी तरह के वीज़ा के लिए लागू होता है। आप किसी कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे शेंजन का वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे यूके का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूएसए का, या कनाडा का भी अप्लाई करते हैं, तो ये सभी के लिए ये जो सवाल है ये इम्पोर्टेंट है कि बैंक बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जो बैंक बैलेंस है और बैंक स्टेटमेंट में क्या फ़र्क होता है। कि ये एक ही चीज़ नहीं है। आपको पता है कि बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या है और बैंक बैलेंस का मतलब क्या है। देखो, बैंक स्टेटमेंट होती है जो आपकी एंट्रीज हैं आपके बैंक अकाउंट में, जैसे क्रेडिट और डेबिट की जो भी एंट्रीज है उसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। बैंक स्टेटमेंट को मैं बैंकिंग हिस्ट्री भी कहता हूँ। आपने जो भी एक कारोबार किया है या जो भी, अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो वो जब एंटर करवाते हैं आप अपने बैंक अकाउंट में, एंट्री करवाते हैं अपने पासबुक में या अपनी बैंक स्टेटमेंट में, तो उसके बाद उसकी जो हिस्ट्री बनती है कि आपने कितने पैसे खर्च किए, कितने आपके पास आए। ऐसे ही बिजनेसमैन का जो बैंक अकाउंट है उसमें भी ये एंट्रीज होती हैं, क्रेडिट एंट्रीज और डेबिट एंट्रीज, कि आपने कितने पैसे कमाए और कितने पैसे खर्च किए और एंड में कितने पैसे आपके पास बचे। अगर आप जॉब करते हैं तो एक महीने के बाद आपके अकाउंट में कितना बैलेंस बचता है वो आपकी सेविंग है। अगर आप बिजनेस करते हैं, जो आपके अकाउंट में कितना बैलेंस बचता है एक मंथ एंड में, वो आपका प्रॉफिट है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि डिफरेंस क्या है। बैंक बैलेंस है जो आपके जो अमाउंट आपके अकाउंट में बचता है, और बैंक स्टेटमेंट है जो उसमें एंट्रीज होती है, क्रेडिट और डेबिट, जिसको मैं बैंकिंग हिस्ट्री भी कहता हूँ। तो जो आपका बैंकिंग का इतिहास है उसको बैंक स्टेटमेंट हम कहते हैं। चलो अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। तो क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि हमारी बैंक स्टेटमेंट तो बहुत अच्छी है पर कोई बैंक बैलेंस नहीं है। इसका क्या मतलब है कि उनके पास पैसे आते हैं जाते हैं, वो मतलब उनके पास पैसे इनकमिंग भी है, क्रेडिट भी होते हैं और डेबिट भी होते हैं, पर उनके पास कोई सेविंग नहीं बचती। तो इसका मतलब है कि बैंक बैलेंस आपके पास नहीं बचता, आपका बैंक बैलेंस नहीं बनता, तो उसका उस स्टेटमेंट का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसमें एंट्रीज हैं कि आपके पास इनकमिंग है, आपकी सैलरी आ रही है, आपको प्रॉफिट आ रहा है, पर आपको कुछ बच नहीं रहा, तो इसका मतलब बैंक बैलेंस आपका नील जा रहा है। आपको ना सेविंग हो रही है, ना आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, तो उस बैंक स्टेटमेंट का भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है जब तक आपके पास बैंक बैलेंस नहीं मेंटेन होता या आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता। तो आप इस तरह की बैंक स्टेटमेंट बनाइए, एक तरह की अपनी बैंक की हिस्ट्री बनाइए कि आपके पास बैंक बैलेंस बने, बैंक बैलेंस आपका बढ़ता जाए हर महीने में। जैसे कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा के लिए कम से कम मैं कहता हूँ 6 महीने की स्टेटमेंट आप लगाइए। उसमें आप हर महीने आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, एकदम नहीं बढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। तो अगर आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा है, तो अगर उसके बाद कोई बैंक बैलेंस नहीं बचता आपके पास, आपका बैंक बैलेंस नहीं इंक्रीज हो रहा, तो उसका भी कोई इतना बेनिफिट नहीं है, तो उस बैंक स्टेटमेंट का भी ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा आपको। तो अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट में ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको प्रॉफिट होता है। अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या है कि आपको सारे खर्चे निकाल के कुछ प्रॉफिट बचता है, तो मंथ एंड में जो प्रॉफिट है आपका उसको आपने अपने बैंक अकाउंट में ही रहने देना है, उसको आपने इकट्ठा करना है, उसको आपने सेव करना है और उससे अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है। धीरे धीरे हर महीने आपने वो प्रॉफिट को ऐड करते जाना और अपने आप बढ़ाना है। इसी तरह जब आप जॉब करते हैं तो बैंक बैलेंस में जब आप खर्चे करके अपने सैलरी में से, अपनी तनख्वाह में से जो भी बचेगा वो आपकी सेविंग्स है, तो उसको भी हर महीने आपने जोड़ते जाना, उसको निकालना नहीं है। ये नहीं करना कि जितनी आपकी सेविंग है वो सारी निकाल के आपने कहीं और ट्रांसफ़र कर देनी है या उसको खर्च देना है या कुछ भी आपने कहीं, मतलब आप उसको बैंक में नहीं छोड़ रहे, तो वो एक गलत बात है। उससे क्या है कि वीज़ा ऑफिसर पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि आपके पास सेविंग है ही नहीं बिल्कुल, ऐसा वो वीज़ा ऑफिसर को लगेगा। तो उसको आपने वहीं पे छोड़ना और नेक्स्ट मंथ भी उसमें और ऐड करनी है अपनी सेविंग। तो ऐसे है कि धीरे धीरे जो ये आप सेविंग जैसे जैसे ऐड करेंगे, अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो ये कम से कम 6-6.5 लाख रुपए होना चाहिए एक व्यक्ति के लिए। तो ये आपने उसको जो फाइनल जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट
सबमिट करेंगे फाइल बनाने के बाद, अपना जब वीज़ा ऑफिसर को अपनी फाइल सबमिट करेंगे तो उस वक्त उसमें 6-6.5 लाख रुपए आपका बैलेंस है जो दिखाई देना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। अब चौथे पॉइंट पे चलते हैं। उसमें क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हमारी बिजनेस तो बहुत अच्छा है, हमारे पास इनकम भी बहुत है, पर हम वो बैंक अकाउंट में नहीं डालते। देखिए, ये आपकी एक पर्सनल प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व करिए। जब तक आप अकाउंट में पैसे नहीं डालेंगे तो आप कैसे दिखाएंगे? आप खुद जाके या पैसे उठा के तो लेके जाएंगे नहीं वीज़ा ऑफिसर के पास, उसको दिखा नहीं सकते। ना ही आप अपने घर में उसको बुला सकते हैं कि उसको दिखाएं कि ये पैसे मेरे पास पड़े हैं। तो एक मात्र जरिया है, वो है बैंक अकाउंट। तो आपको अपने पैसे बैंक अकाउंट में डालने ही पड़ेंगे किसी ना किसी तरीके से। तो इसके अलावा अगर आपके पास बैंक बैलेंस थोड़ा लो है तो उसका एक और सोल्यूशन है कि आप एक स्पॉन्सरशिप लेटर मंगाइए बाहर से। आप किसी को भी जानते हैं उससे आप स्पॉन्सरशिप लेटर मंगाइए, स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सरशिप लेटर मंगाइए, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी अपना कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए। अगर आपको स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप अपने फ्रेंड्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को जो भी वहाँ पे, अगर वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भेज देते हैं, उनका अगर फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है तो उससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, आपको कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है। अगर आपको स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए, उसमें हेल्प चाहिए, तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं उसमें आपको बता सकता हूँ कि आप इस तरह की स्पॉन्सरशिप लेटर मंगाइए, उसमें क्या क्या चाहिए, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी और आपका जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा 100% चांसेस है उसके लगने के। तो इसमें अगर और 5वें पॉइंट पे हम आते हैं कि कई लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास गोल्ड ज्वेलरी बहुत है, हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, पर हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, बैंक स्टेटमेंट हमारी अच्छी नहीं है, उसमें बैंक बैलेंस भी कम है। तो उसका ये सोल्यूशन है कि अगर आप देखिए, अपने असेट्स को तो आप उठा के ले जा नहीं सकते, ना ही असेट्स आपको पैसे देता है। ठीक है, अगर आप पैसे दिखाना चाहते हैं तो आप उसको बेचिए, या अपने गोल्ड को बेचिए, या अपने प्रॉपर्टी को थोड़ा बेचिए। आप उसमें से जो पैसे आए उसको आप अपने बैंक अकाउंट में डालिए। आप अगर कहते हैं कि मैं अपना गोल्ड बेच दूंगा या अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगा बाहर जाने के लिए, तो आप उसको पहले ही सेल करिए और उसके जो पैसे है आप अकाउंट में डालिए। मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करता कि आप अपने सेट बेचिए, आप पैसे कमाइए वही डालिए। पर अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के ये पैसे दिखा सकता हूँ या गोल्ड बेच के दिखा सकता हूँ, तो उसकी मर्जी है। अगर उसने दिखाने भी है तो वो अपने अकाउंट में डाले। वो ऐसे कैसे दिखाओगे आप? आपको वो चीज़ अपने अकाउंट में शो करनी पड़ेगी। वो अमाउंट जो है आपको अपने अकाउंट में डालकर वीज़ा ऑफिसर को वो बैंक स्टेटमेंट आपको सबमिट करनी पड़ेगी और बैंक बैलेंस आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे इंडिया में से आप अप्लाई करते हैं तो एक व्यक्ति को आपको 6 से 6.5 लाख रुपए दिखाने हैं अकाउंट में, तभी आपको जो आपकी फाइल स्ट्रांग मानी जाएगी और आपको वीज़ा ऑफिसर वीज़ा ग्रांट करेगा। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा कि आप अपना गोल्ड बेचिए या सेट बेचिए। वो सिर्फ इसलिए है कि अगर आप लोग इस चीज़ को दिखाना चाहते हैं तो उसको इसी तरह दिखा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। तो इससे मैं आपको जो ये वीडियो है इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 2 चीज़ें हैं, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें क्या है कि अगर आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा है तो अगर आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है तो तब भी आपकी बात नहीं बनेगी। बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ बैंकिंग हिस्ट्री के साथ साथ आपके पास बैंक बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए। वो इंक्रीमेंट लेवल पे आपकी सेविंग होनी चाहिए। इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंटल सेविंग, मतलब जो आपका पहले महीने में अगर आपके पास सपोज करो 3 लाख रुपए है तो अगले महीने में वो 3-3.5 लाख रुपए ऐसे ऐड करते 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 5-6 महीने तक आपको वो 6-6.5 लाख तक लेवल लेके आना है। अगर आप अकेले आदमी अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपकी पूरी फैमिली ने अप्लाई करना, उस हिसाब से आप उसको ज़्यादा बैंक बैलेंस मेंटेन करिए, तभी आप वीज़ा के लिए फाइल अप्लाई करिए। अगर आपके पास नहीं है बैंक बैलेंस तो आप फाइल प्लीज़ ना अप्लाई करिए वो, क्योंकि आपको रिफ्यूज़ल ही मिलेगा। क्योंकि अगर आप सेट भी दिखाएंगे, सेट को वो लिक्विड मनी नहीं मानते। जो वीज़ा ऑफिसर है कभी भी आपके गोल्ड या आपके प्रॉपर्टी को लिक्विड मनी नहीं मानते। वो सिर्फ जो आपके बैंक अकाउंट में फंड्स है उसी को लिक्विड कैश मानते हैं, उसी को मानते हैं कि वो इस चीज़ को अपने ट्रिप पे या टूर के लिए यूज़ करेगा, और उसी के बेस पे आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपनी बैंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए या बैंक अकाउंट मेंटेन करने के लिए, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और कैसे आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी है, आप मेरे से फ़ोन पे मेरे से बात कर सकते हैं और उसके बारे में आप सोल्यूशन मेरे से ले सकते हैं कि आप कैसे अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे और कैसे आप बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, उसको मैं आपको पूरी तरह से समझा दूंगा।
तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ बात, वो आपको समझ आ गई होगी और आपको इससे नई बातों का पता लगा होगा और अपने क्वेश्चंस का आंसर भी मिला होगा और आपके मन में जो डाउट है वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ। और हो सकता है कि उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो, उनको इससे नॉलेज मिलेगा और उनको फ़ायदा हो सकता है। तो यही मेरा मेन मकसद है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, मन में कोई क्वेश्चन है, तो जो ये इस वीडियो पे मेरा फ़ोन नंबर आ रहा है, आप उसमें फ़ोन करके आप मुझसे अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालते हैं तो मैं उसका आंसर भी आपको ज़रूर दूंगा। और अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बारी आए हैं और मेरे वीडियो को पहली बारी देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकॉन आता है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन है, वो टाइम टू टाइम मिल सके। जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए, पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूँगा।